Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, राउज अकेडमी लेकर आ रहा है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट MPPSC फाउंडेशन 2024 के लिए, और साथ ही जितने भी अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स है, चाहे आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो या MPPSC की, और आप चाहते हो आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस सभी के लिए भी 20 जनवरी को 11 बजे से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री है, और साथ ही आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, विच इज़ दी गिफ्ट्स। देखिए, फर्स्ट प्राइज पाने वाले को यहाँ मिलेगा स्मार्टफोन, सेकंड प्राइज वाले को स्मार्ट वॉच और बैग, और थर्ड प्राइज को बैग और टी-शर्ट यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। लाइक ज़ीरो अमाउंट, वी आर नॉट चार्जिंग एनी थिंग फ्रॉम यू गाइज कि आप यहाँ पर 100 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करें, 50 दे के, कुछ भी नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। 20 जनवरी को ये टेस्ट है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर विच इज़ दी 8319618002 पर संपर्क कर सकते हैं, या चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हायर बोरोइंग बाय स्टेट्स टू वाइडन यील्ड स्प्रेड विद GSEC। समझते हैं आखिर ये टर्मोलॉजीज हैं क्या। इस आर्टिकल में हमें थोड़ी सी ही चीज़ें पढ़नी है कि आखिर GSEC होता क्या है, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर ज़रूर ले लेंगे। देखिए, 6 इंडियन स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर मार्केट में एंटर हो गए हैं अपनी बोरोइंग के लिए फॉर 16,000 करोड़ इन दी फर्स्ट वीकली ऑक्शन ऑफ जनवरी एंड मार्च। इसकी वजह से हुआ क्या है, एक वाइडनिंग स्प्रेड हो गया है लगभग 50 बेसिस पॉइंट का बिटवीन द यील्ड्स ऑन द स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट GSEC सिक्योरिटीज़। अब आपको लग रहा होगा आखिर ये यील्ड क्या होती हैं, आखिर ये GSEC क्या होता है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम GSEC की यहाँ पर बात करते हैं, GSEC स्टैंड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर। ये यहाँ पर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको यूजुअली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है ताकि वो फंड्स को रेज कर सके और एक फाइनेंशियल अपनी जो नीड्स हैं उसको मैनेज किया जा सके। चूँकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं इसलिए इन्हें सेफेस्ट फॉर्म माना जाता है ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बैक की जाती हैं बाय द सोवरेन गारंटी ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट। इन्वेस्टर, चाहे हम इंडिविजुअल्स की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, फॉरेन एंटिटीज़ की बात करें, ये सभी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज़ का इन दी फाइनेंशियल मार्केट। सो बेसिकली इनके फीचर्स क्या होते हैं, चूंकि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है अपने फिस्कल रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये यहाँ पर पे पीरियड इंटरेस्ट के रूप में काम करते हैं। दैट मीन्स आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो, ये एक तरीके के कूपन है जो कि एक बॉन्ड होल्डर के पास रहते हैं। इंटरेस्ट रेट चूँकि यहाँ पर फिक्स होती है, टाइम ऑफ इशुएंस फिक्स होता है, यहाँ पर एक प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम इन्वेस्टर के लिए पता होती है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं ये बहुत लंबे टर्म के लिए हों, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये यूजुअली 1 साल से कम की आपको देखने मिल जाती है, और लॉन्ग टर्म आपको यूजुअली अप टू 40 ईयर्स, इवन इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इन्वेस्टर यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड किस तरीके का लेना चाहते हैं, किस तरीके का हॉराइजन है, क्या रिस्क टॉलरेंस है, उसके हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इनको देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देती है इन्वेस्टर को, इसीलिए ये यहाँ पर इनको परचेज भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ओवर द काउंटर मार्केट्स में, क्योंकि GSEC यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बैक किए जाते हैं, इसीलिए ये रिस्क फ्री टाइप से इनको यूजुअली काउंट किया जाता है। यूजुअली अब आप बोलेंगे कि इनके कौन कौन से फॉर्म्स हैं, जैसे देखिए आपने टी बिल सुना होगा, ट्रेजरी बिल जो कि अपने आप में शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ हो जाती हैं, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम अगेन बात करने वाले हैं आज इकोनॉमी के एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, विच इज़ दी क्या होते हैं आपके इनऑपरेटिव अकाउंट। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक गाइडलाइन यहाँ पर रिलीज़ करी है जिसमें इन्होंने क्लासीफाई किया है अकाउंट्स को एज द डिपॉजिट एज इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट बाय द बैंक्स।
इन नॉर्म्स के हिसाब से जो अकाउंट होल्डर्स हैं ये अपने इनऑपरेटिव अकाउंट को रीएक्टिवेट करा सकते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं जस्ट बाय सबमिटिंग देयर KYC विच इज़ नोन योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स जिसे हम यूजुअली बोलते हैं। ओके, अब ये कहाँ पर किया जा सकता है? सपोज आप कहीं बहुत दूर बैठे हैं तो आपको क्या अपनी होम ब्रांच जाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप इसको यहाँ पर एक फ्रेश कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं नॉन होम ब्रांचेस में, या फिर जहाँ पर आपका अकाउंट है, दोनों जगह पर ये फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इनऑपरेटिव अकाउंट्स होते क्या है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है कोई भी सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए, उसको ही यहाँ पर इनऑपरेटिव यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी कस्टमर जो है, ठीक है, देयर आर नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन इन अकाउंट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, आप 2 साल तक किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो यूजुअली आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। अब इसमें कौन से कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन हो जाएंगे? देखिए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है जिसको यहाँ पर अकाउंट होल्डर के द्वारा बैंक या थर्ड पार्टी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन पे कर रहे हैं, आप पेटीएम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद योर अकाउंट, ठीक है। या फिर यहाँ पर किसी ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर आपका यहाँ पर KYC अपडेटेड नहीं है, ठीक है, फेस टू फेस फिजिकल मोड के थ्रू, यहाँ पर डिजिटल चैनल के थ्रू अगर आप देखें वो यहाँ पर अप टू डेट नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लें, मोबाइल बैंकिंग की बात कर लें, अगर ये यहाँ पर आपने इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं करी हैं, तब ऐसी केसेस में माना जाएगा कि एक अकाउंट इनऑपरेटिव कैटेगरी में आ चुका है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो आज की डेट में आप देखेंगे लगभग 1 से 1.30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। बैलेंस की अगर बात करें तो सेविंग या करंट अकाउंट्स में नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स और टर्म्स डिपॉजिट अनक्लेम्ड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम अ मैच्योरिटी आर कैटेगराइज्ड एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और अगर हम मार्च 2023 तक की बात करें तो अभी तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो हमारे पास है, इट इज़ दी 42,217 करोड़ रुपीस जो कि बैंक्स ने यहाँ पर डिस्क्लोज किया हुआ है। तो आप समझ गए अनक्लेम्ड क्या हो जाएगा? ऐसा बैलेंस जो आपके सेविंग या करंट अकाउंट में है जिसे ऑपरेट नहीं किया गया है 10 साल से, या टर्म डिपॉजिट जिसे आपने यहाँ पर 10 साल से मैच्योरिटी के बाद भी यहाँ पर क्लेम नहीं किया है, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट आपका यहाँ पर कहलाएगा। वहीं अगर आप 2 साल तक किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, तब इसको हम इनऑपरेटिव अकाउंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है क्या दूसरे क्राइटेरिया भी हैं जो इनऑपरेटिव अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं? तो देखिए, ओनली कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड बाय द अकाउंट होल्डर आर कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इनऑपरेटिव ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो कस्टमर के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इस तरीके की एक्टिविटी है कि कस्टमर ने बोला ठीक है मैं ऑटो रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बट आई एम नॉट डूइंग इट फिजिकली 1-to-1, तभी भी इसको कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई है। इसके अलावा जो बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे चार्जेस, फीस, इंटरेस्ट, पेमेंट, पेनल्टीज, इसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये तो वो एक्टिविटीज़ हैं जो बैंक अपनी तरफ से करेगा ही, तो ये कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट जो कि ओपन किए गए थे फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स या स्टूडेंट जो यहाँ पर स्कॉलरशिप लेते हैं, इनको इनऑपरेटिव की कैटेगरी से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी होगी, जीरो बैलेंस अकाउंट है अगर आप कोई बेनिफिशियरी हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, जहाँ आप स्कीम लेते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों जो स्कॉलरशिप ले रहे हों, इनको इनऑपरेटिव कैटेगरी से बाहर रखा गया है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आरबीआई ने की है कि बैंक्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है कि आप किसी भी तरीके का कोई पैनल चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाएंगे फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ द मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट क्लासिफाइड एज द इनऑपरेटिव। अगर आपने उसे एक बार इनऑपरेटिव कर दिया है तो आप किसी भी तरीके का कोई भी नॉन मेंटेनेंस मिनिमम बैलेंस का चार्ज यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, साथ ही आरबीआई ने एम्फेसाइज किया है जो कि इंटरेस्ट है ऑन सेविंग अकाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड रेगुलरली। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़
चीज़ है, उन्होंने बोल दिया पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो भी कस्टमर का इंटरेस्ट यहाँ पर उसके सेविंग अकाउंट पे बन रहा है, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर एज इट इज़ चलती रहेंगी, नो मैटर वेदर यू हैव क्लासिफाइड पर्टिकुलर अकाउंट एज द इनऑपरेटिव। ऑलराइट, आई गेस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। रिसेंटली हम सभी ने देखा था यहाँ पर जब G28 यहाँ पर जब यहाँ पर हम COP28 की बात कर रहे थे, तब अमेरिका को कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जिम्मेदार माना गया था अपने क्लाइमेट फेलियर को लेके। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है ये दुनिया में, जो कि अपने 2030 के टारगेट को मीट करने में, कंप्लीट करने में बहुत दूर रह गया है। चाहे हम कार्बन एमिशन की बात करें या इसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, दोनों जगह अमेरिका कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। रिसेंटली अगर हम COP28 के हिसाब से बात करें, जो दुबई में यहाँ पर हुई थी, एक नोटेबल डिस्क्रिपेंसी हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट में देखने मिली है। जब हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट दी लॉस एंड डैमेज फंड, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने केवल और केवल, अगर आप देखेंगे तो आपको भी काफ़ी हास्यास्पद लगेगा, केवल $17.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें यूएई और जर्मनी, दे कमिटेड लाइक $100 मिलियन ईच। वहीं फ्रांस और इटली की बात करें, दे प्लेज्ड फॉर 110 मिलियन ईच। लेकिन ऐसे में यूएस का जो स्टैंड है ये थोड़ा सा सभी के लिए एक आश्चर्यजनक सा देखने के लिए मिला है। कारण क्यों? देखिए, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड स्टेट्स जब आप बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल। आप देखिए आज की डेट में अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करें और वर्तमान समय तक की बात करें, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बन गया यूनाइटेड स्टेट्स। दे होल्ड द लार्जेस्ट शेयर of historical emission and boasting the world's biggest economy, and that is why they are playing as the global leader जब हम बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर के कारण हम इनको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक क्लाइमेट को यहाँ पर डैमेज करने में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, हालांकि जितने भी टारगेट्स इनके लिए रखे गए, अभी तक सिग्निफिकेंटली कोई खास रिडक्शन कार्बन एमिशन में इन्होंने नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल्स को अगर हम देख लेंगे, और कहीं ना कहीं जो एक एडीरेंस है, एक जो आप समझते हैं कि भाई आपकी एक लगन है, आपकी एक चाह है कि नहीं हमको सिग्निफिकेंटली कुछ यहाँ पर कम करना है, ऐसा कोई भी खास हमें देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, दैट वाज नेगोशिएटेड विद सिग्निफिकेंट इनपुट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। कंट्री इनिशियली विड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट, और इसके बाद ही आप देखेंगे बाद में इन्होंने आके रीज्वाइन किया, और फिर से आप देखेंगे कोई खास कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन कर रहा है लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन, सरप्राइजिंग 20% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सिंस 1815। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 20% से भी ज़्यादा का अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल एमिशन यहाँ पर दर्ज है, बल्कि अर्ली 90s में अगर हम बात करें तो यूएस ने तो 30% से भी ज़्यादा का कार्बन एमिशन यहाँ पर किया हुआ है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इन सारी चीज़ों से डील करने के बारे में काम करें। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, Annex 1 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर यूजुअली काउंट की जाती हैं, जिन्होंने अपने डेवलपमेंट पीरियड में पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्बन इमिशन किया है। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन किया गया, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जितनी भी Annex 1 कंट्रीज़ हैं, Annex 1 कंट्रीज़ का मतलब वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिशन किया हुआ है कार्बन का, इन सभी को डिसाइड किया गया कि अपने कार्बन इमिशन को ख़त्म करेंगी या कम से कम करेंगी। लेकिन अगर हम यूएस में एमिशन ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो आज की डेट में अगर आप 2020 की बात करें तो दैट वाज ओनली 17%। वहीं Annex 1 कंट्रीज़ के लिए अगर हम बात करें तो it should be even below. However, emission in 2019 were approximately 6% higher than the 1990 level. And without the COVID-induced reduction in 2020, they would likely have exceeded 1990 level again in 2021, which is not at all good. अब देखिए, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ पर जब हम यूएस की बात करते हैं तो इन्होंने कमिट किया कि भाई हम रिड्यूस कर देंगे, देखिए कार्बन इमिशन को 50 से लेकर 52% तक 2030 में।
लेकिन 2005 की अगर हम बात करें तो लेस देन आप देखिए 46% से भी कम यहाँ पर रिडक्शन देखने मिला, जो कि 2019 के पहले यहाँ पर बेसलाइन बनाई गई थी। तो ऐसे में एक चीज़ समझ आती है कि कहीं ना कहीं जो एम्बिशन है, जो ग्लोबल टारगेट्स हैं, उसको या तो पूरा किया नहीं जा रहा है या उसको पूरा करने के लिए कोई खास एफर्ट्स यहाँ पर दिखाए नहीं जा रहे हैं बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। चूंकि इस साल की अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि भाई देखिए जो फॉसिल फ्यूल है उसको फेज आउट करना ज़रूरी है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स जो कि लार्जली यहाँ से स्केप होने की बात करेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर है, वो बहुत ज़्यादा तरीके से रिलाई करता है ऑयल पे, नेचुरल गैसेस पे, कोल्स पे। 80% से भी ज़्यादा का जो उसका एनर्जी नीड है वो फॉसिल फ्यूल से ही आता है। और ये जो पैटर्न है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी खास डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि इस साल थोड़ा सा यूएस ने अपने आप को थोड़ा सा एक चेंजेस लाने की कोशिश करी है कि भाई हम कोल रिलायंस से थोड़ा सा यहाँ पर कम करते हैं, साथ ही हम नेचुरल गैसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल ऑयल्स का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बट दिस इज जस्ट अ पार्शियल शिफ्ट। ओके, सो इट कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट व्हेन इट कम्स टू दी कार्बन इमिशन। सो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ टू डू समथिंग, ठीक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जो टारगेट है डबल काउंटिंग, जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात कर रहे हैं, या जब हम ग्लोबल टारगेट को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए यूएस ने जहाँ पर प्रॉमिस किया था कि भाई वो 2009 में कि हम 100 बिलियन पर ईयर यहाँ पर देंगे, लेकिन दिया केवल 17.3%, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड साइन विच यूएस इज़ डूइंग। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की ओर। हम समझेंगे 50% ऑफ साइबर क्राइम्स प्लेन्स ओरिजिनेट इन चाइना, पॉकेट ऑफ कंबोडिया एंड म्यांमार। देखिए यहाँ पर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेटा रिवील किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात यहाँ बताई गई है कि जितनी भी साइबर क्राइम कंप्लेंट्स अभी तक यहाँ पर आई हैं, इसमें से लगभग 50% का जो ओरिजिन है, अगर आप बात करेंगे कि साइबर क्राइम घटे कहाँ से हैं, तो मैक्सिमम आपको चाइना, कंबोडिया और म्यांमार से ये घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन की अगर हम बात करें तो 5000 कंप्लेंट्स प्रतिदिन दर्ज होती हैं, और इसमें भी 50% का ओरिजिनेशन आप देखेंगे इन घटनाओं के घटने के पीछे कारण चाइना, कंबोडिया और म्यांमार ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अप्रैल 1, 2021 से लेकर दिसंबर 31, 2023 की बात करें तो साइबर फ्रॉड इंडिया में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस लेकर आए हैं। लगभग हमें 10,319 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ है। अकेले 2023 की बात करें तो 15.5 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई हैं, जो कि 2019 में रजिस्टर्ड कंप्लेंट विच इज़ जस्ट 26,049 कंप्लेंट्स उससे कई गुना ज़्यादा हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहे हैं, जिस तरफ से हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो क्राइम्स है, जो साइबर क्राइम्स है, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं सबसे निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर विच इज़ दी 1930 यहाँ पर रिलीज़ की गई थी, ताकि साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जा सके। ओके, अब मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स हैं ये आती कैसे हैं? देखिए कई जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं वो हमें इन्वेस्टमेंट ऐप्स, वेबसाइट जिसके अंदर पार्ट टाइम जॉब्स या फिर आपको पॉन्जी स्कीम्स का लालच दिया जाता है। वहीं सेकंड नंबर पर जो इलीगल लोन ऐप्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लालच दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं वो OTP के थ्रू होते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से होते हैं, और सबसे लास्ट में सेक्सटॉर्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसके 19,000 कंप्लेंट्स लगभग यहाँ पर एसोसिएट हुई हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C के नाम से जाना जाता है। I4C की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जितने भी साइबर क्राइम हैं उन सभी को यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जा सके, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इनसे निपटा जा सके, और अगर किसी में आपस में किसी भी प्रकार की लिंक है तो इसके बारे में भी समझा जा सके। सो इसका प्राइमरी फोकस होता है एक कलेक्ट
कलेक्टिव कैपेबिलिटी के रूप में नेशन को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम्स को डील करना, इम्प्रूवमेंट करना, कोऑर्डिनेशन लेकर आना, जितने भी लॉज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या स्टेक होल्डर हैं, इन सभी के बीच में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन लेकर आना। ओके, वहीं अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में काम करते हैं, जहां पर साइबर क्राइम को कर्ब करने के लिए काम किया जाता है, कॉम्बैट करते हैं साइबर क्राइम्स जो कि वुमेन्स या वुमेन्स या बच्चों को यहां पर टारगेट करते हैं, ईजी एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं ताकि साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको बहुत आसानी से यहाँ पर फाइल किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, ट्रेंड्स और पैटर्न को यहाँ पर समझा जा सके। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी काम करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक प्रोएक्टिव साइबर क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन मेथड्स बनाने के लिए भी ये काम करते हैं। साथ ही पब्लिक को अवेयर करना हो या फिर किसी भी प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हो साइबर क्राइम के अगेंस्ट, उसको लेकर भी जितने भी इनिशिएटिव हैं वो I4C के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, and we'll be talking about the 55% of patients given antibiotics only as a preventive measure say survey। देखिए कि रिसेंट सर्वे कंडक्ट किया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा, जहां पर आधे से ज़्यादा अगर आप देखेंगे लगभग 10,000 हॉस्पिटल्स में पेशेंट पर सर्वे किया गया है। इनको प्रिस्क्राइब किए गए थे एंटीबायोटिक्स फॉर द प्रिवेंटिव पर्पस रादर देन फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। और इस सर्वे की अगर हम बात करें लगभग 20 टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन, 15 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज में 2021 से लेकर 2022 तक ये सारी चीज़ें कंडक्ट की गई हैं। अब हाइलाइट्स क्या हैं, देखिए क्या चीज़ें यहाँ से बाहर निकल कर आई हैं। 50% से भी ज़्यादा सर्वेड पेशेंट जिन्हों को यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दिए गए थे प्रिवेंटिव मेजर के रूप में, दे रेजेस कंसर्न अबाउट द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। 94% पेशेंट्स की बात करें अगर हम, जिनको यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दिए गए थे बिफोर अ डेफिनेटिव मेडिकल डायग्नोसिस, दे कन्फर्म कि जो स्पेसिफिक कॉज है इन्फेक्शन का इंडिकेटिंग अ प्रिविलेंट ट्रेंड ऑफ इम्पीरियल थेरेपी। 72% की अगर हम बात करें तो इनको एंटीबायोटिक्स दिए गए थे। 45% की अगर बात करें तो यहाँ पर थेरेपेटिक पर्पसेस दिए गए थे। दैट मीन्स कि किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अपनाया गया था। देखिए जब हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। बैक्टीरिया देखिए लगातार इवॉल्व हो जाते हैं वो, और एंटीबायोटिक्स की तरफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, उनसे निपटना अपने आप में बहुत बड़ा एक दिक्कत का काम यहाँ पर बन जाता है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करी थी, पेरिनेट्रल रूट ऑफ मेडिकेशन। सो पेरेंटरल रूट की अगर हम बात करें तो ये वो मेथड है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन या सब्सटेंसिव डायरेक्टली इनटू द बॉडी बाईपासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो इसके अंदर यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इंजेक्शन, इंट्रावेनस लाइक आईवी इन्फ्यूजन्स या फिर दूसरे रूट्स को यहाँ पे असेस किया जाता है, जहाँ पर किसी भी तरीके का इंजेक्शन लाइक माउथ के थ्रू, ओरल टैबलेट्स के थ्रू या लिक्विड के थ्रू यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। ये जो रूट है इसको यूजुअली चूज़ किया जाता है जहाँ पर एक रैपिड एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत हो, या जहाँ पर जो पेशेंट है वो मेडिकेशंस को ओरली रूप में नहीं ले पाते हैं। ऐसी जगह पर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ना क्या है आपको पता होना चाहिए AMRs के बारे में। सिंस वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, सो आई एम गोना स्किप दिस पार्ट राइट नाउ। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं स्पेस एक्स फैल्कन 9 टू लॉन्च इंडियाज GSAT-20 सैटेलाइट टू स्प्रेड ब्रॉडबैंड कवरेज। देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL जो कि एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसने ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि ये लॉन्च कर देगा GSAT-20, जिसको रीनेम कर दिया गया है एज ए GSAT-N2। आप सभी याद रखेंगे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट राइट। इसको यहाँ पर स्पेस एक्स फैल्कन 9 के द्वारा 2024 के सेकेंड क्वार्टर में रिलीज़ किया जाएगा। बात करें GSAT-20 की या GSAT-N2 की, तो एक हाई थ्रूपुट KA बैंड सैटेलाइट है, फुली ऑन्ड ऑपरेटेड और फुली फंडेड, इसको फुली फंडेड बाय द NSIL विच इज़ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
बात करें, ये ऑफर करता है काका बैंड HTS कैपेबिलिटी विथ 32 बीम्स, जो कि एक पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगी। इसमें जब हम बात करें पैन इंडिया कवरेज की, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लगभग 4700 kg का वेटेड ये सैटेलाइट हमें देखने मिल रहा है, जो कि HTS कैपेसिटी को लगभग 48 Gbps की स्पीड से पहुंचाने के लिए काम करेगा। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, लगातार जिस जिस तरीके से व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, जो उनकी डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सैटेलाइट, एक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रोवाइड करने में काम करेगा। वहीं अगर हम स्पेस एक्स के फैल्कन 9 की बात करें, तो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। बात करें फैल्कन 9 की, अगेन तो ये 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है स्पेस एक्स विच इज़ दी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के द्वारा। ये कैपेबल हो जाता है इन कैरिंग अ वेराइटी ऑफ पेलोड्स, जिसके अंदर सैटेलाइट, कार्गो, क्रूड स्पेस क्राफ्ट या दूसरे ऑर्बिट्स भी शामिल होते हैं। ये रिनॉन्ड है अपनी पायोनियरिंग रीयूजेबिलिटी फीचर के कारण, क्योंकि ये ऐसा पहला ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि रीयूज पर्पस से बनाया गया है। ओके, स्पेस एक्स यानी आप सभी समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की कंपनी के बारे में, 2002 में जिसको यहाँ पर बनाया गया था, जो कि अपने हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानी जाती है। बात करें NSIL के बारे में, NSIL एक PSU है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने मिल जाती है इन दी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 6 सितंबर 2019 को इसको यहाँ पर बनाया गया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसके अंदर एक मुख्य भूमिका निभाता है। मिशंस ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या इसके सेक्टर की बात करें, तो NISL का प्राइमरी मिशन जो रहता है वो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स विद द इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, उसको यहाँ पर इन्हेंस करना है। साथ ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, चाहे आपको प्रोड्यूस करना हो, असेंबल करना हो या फिर इंटीग्रेट करना हो लॉन्च व्हीकल्स को, कोलैबोरेशन करना हो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, इन सभी के अंदर आपको NISL काम करता हुआ दिखाई देता है। NISL की बात करें तो ये ट्रांसफ़र ऑफ स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़, साथ ही अगर हम बात करें अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करना, मैन्युफैक्चर करना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का, इन सारी चीज़ों को करने का काम आपको NISL के द्वारा दिखाई देगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करेंगे ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम विच नीड्स अ फ्रेश इन्फ्यूजन। देखिए, कोविड-19 पैंडमिक के बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेल्थ डिस्पैरिटी हम सभी के सामने आ गया था। कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स की बात करें, इन सभी ने एडवोकेट किया कि देखिए, हमें ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर को यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है विच इज़ दी इंश्योरिंग द एक्सेस टू ब्लड। ठीक है, इसकी डिमांड अगर आप देखेंगे तो बहुत कम इसकी फुलफिल होती हुई दिखाई देती है। ब्लड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग मेडिकल सिनेरियोज में, चाहे आप बात करें शेड्यूल्ड सर्जरीज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स ऑफ कंडीशन लाइक कैंसर, थैलेसीमिया, पोस्टपार्टम हेमोरेजिया, इन सभी में ये इररिप्लेसेबल कैटेगरी के रूप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल डिस्पैरिटी की बात करें ब्लड कलेक्शन को लेकर, तो WHO ने एक बड़ी ही चौंकाने वाली एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी थी। डिस्पाइट इफ वील टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग 14% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, countries in the WHO African region collected only 5% of global donation when it comes to blood, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। सिमिलर पैटर्न की अगर हम बात करें तो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देखें तो केवल 2 से 3% तक का ही एक यहाँ पर डोनेशन ऑफ ब्लड हमें देखने के लिए मिलता है। इंडिया में बात करें, इंडिया जो कि अपने ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम को हालांकि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है। 2019-20 में इंडिया ने कलेक्ट किया था 1.27 करोड़ ब्लड यूनिट, बट
अगेन इट एक्सपीरियंस्ड अ शॉर्टेज ऑफ ओवर 6 lakhs यूनिट, जो कि अपने आप में एक हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत बड़ा वॉइड या बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट कर देता है। शॉर्टेज की वजह से होता क्या है, देखिए हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइव्स है, स्पेशली अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, हार्ट सर्जरीज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, ऐसे में ब्लड का यहाँ पर मौजूद नहीं होना या अप्रोप्रिएटली ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। इन सारी इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए, सेफ और सस्टेनेबल ब्लड के लिए एक रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक इस तरीके का मॉडल क्रिएट करना जहाँ पर एक इनोवेटिव अप्रोच हो ब्लड को कलेक्ट करने को लेकर, नॉट अलेन जस्ट टू कलेक्ट इट बट इवन स्टोर इट, और उसी के कारण आप देखेंगे उसका एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी ऑल्सो द लाइक ट्रांसपेरेंट इन नेचर। और इस सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए एक मिथ जो यूजुअली ब्लड डोनेशन को लेकर अराउंड दी सोसाइटी हमें देखने मिलती है, सबसे पहले उसको दूर करना। उसके लिए हमें इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम भी करने होंगे, इन्फेक्शन का कंसर्न लोगों को रहता है, साथ ही ये लगता है कि अगर हम ब्लड दे देंगे तो भाई हमारे पास ब्लड की कमी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए रेगुलर कैंपेन्स की आवश्यकता है, जो कि ना केवल अकेले गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के थ्रू भी इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, so that we can reach up to the like multilingual community। साथ ही इस डिस्पैरिटी को यहाँ पर दूर किया जा सकता है, और ब्लड डोनेशन को लेकर जो फ़ायदे इनफैक्ट एक इंडिविजुअल को देखने मिलते हैं उनको भी यहाँ पर क्लियरली डिस्कस किया जा सकेगा। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द photograph and upload it on our websites. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.